गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये जो वीडियो है हमारा आज का जो वीडियो वो हम लाए हैं सेकंड ईयर के लिए, डीएलएड सेकंड ईयर के लिए। हमने उनको असाइनमेंट दिया हुआ है जेडपीडी के बारे में कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में। चलिए आज हम बात करेंगे व्योगोस्की की, चोमस्की की और पियाजे की। पियाजे पे पूर्व वीडियो बन चुका है तो हमारा आज का सारा ध्यान व्योगोस्की पर होगा। अब संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में व्योगोस्की क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञानात्मक शब्द से क्या तात्पर्य है। संज्ञानात्मक विकास का जो पता है, जानकारी है, वो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। संज्ञानात्मक विकास की यदि हम बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास में संवेदना है, प्रतिमा है, धारणा है, प्रत्यास्मरण है, समस्या समाधान है, चिंतन है आदि बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। फिर आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास संवेदी जो सूचनाएं प्राप्त करता है, संवेदों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त करता है उनका एकत्रीकरण करता है, उनको प्रयोग में लाता है, तो व्यक्ति को वो इस लायक बना देता है कि वो दूसरे क्षेत्र में आने वाली नई परिस्थितियों में इसका प्रयोग कर सके। तो इसका मतलब था संज्ञानात्मक क्रियाओं से, इसका मतलब था संज्ञानात्मक विकास से, इसका मतलब था। जब हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक का क्षेत्र क्या है, संज्ञानात्मक विकास बच्चे के लिए क्यों जरूरी है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रतिमा है, धारणा है, चिंतन है और संवेदना है, समस्या समाधान है, बहुत सारी मानसिक क्रियाएं हैं। तो जब हम संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो हम बात करेंगे व्योगोस्की की कि व्योगोस्की समस्या समाधान के बारे में और संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि व्योगोस्की का संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। देखिए हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि व्योगोस्की संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्या बताते हैं। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास। अब जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो ये कह रहे हैं व्योगोस्की कि अंतर्वैयक्तिक सामाजिक जो परिस्थितियां होती है उसमें वो उत्पन्न होता है और उसी के माध्यम से वो संपन्न भी होता है। फिर आगे कहते हैं कि अब क्या हो सकता है, तो कहते हैं कि जब इस क्षेत्र का विकास हो जाता है, प्रत्येक बच्चा जो होता है, प्रत्येक छात्र जो है, प्रत्येक बच्चा जो है, उसका अपना एक संभावित विकास का क्षेत्र होता है। जब संभावित विकास का क्षेत्र उसका होता है, मतलब ये मालूम होता है कि इतना ही विकास करेगा, तो फिर आप देखेंगे वो कठिन कार्यों को कैसे संभावित करता है या संचालित करता है। तो हम कह रहे हैं इसके लिए उसे कुशल मार्गदर्शक, जानकार आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं को वो कैसे पूरा करता है, तो हम कहते हैं कि ये सब उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। फिर एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताती हूँ। जैसे कक्षा 5वीं की 2 छात्राएं हैं जिनको कोई कार्य दिया गया और माता पिता ने, शिक्षक आदि सभी ने उनको समान तरीके से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए जो भी वो निर्देश देना चाहते थे वो निर्देश दिए। उसमें से देखेंगे कि एक जो बालिका थी उसने उस कार्य को दिए गए निर्देश के अनुसार, दिए गए समय अवधि के अनुसार उस कार्य को पूर्ण कर लिया और एक बालिका उस कार्य को नहीं कर पाई। इस उदाहरण के द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बालक का विकास का अपना एक संभावित क्षेत्र होता है। वो उस संभावित क्षेत्र के अनुसार ही अपना विकास कर पाता है और यदि वो इससे अधिक कठिन कार्यों को करना चाहता है तो उसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे हम, अब बात करेंगे हम बिंदुओं के बारे में। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो विकासात्मक सिद्धांत है, तो विकासात्मक सिद्धांत में एक शब्द आता है, यहाँ पर देखेंगे हमने उसको लिखा हुआ है ZPD। तो ZPD का क्या मतलब है, तो यहाँ पर ZP का मतलब होता है, Z से मतलब है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब विकास का नजदीकी क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र या नजदीकी विकास का क्षेत्र जिससे हम विकास करते हैं। और अब देखेंगे, हम बात करेंगे बिंदुओं पर कि जेडीपी के सिद्धांत के आधारभूत बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसने कहा कि सहायता का प्रावधान। जब हम जेडीपी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सहायता का प्रावधान की, कि किसी ना किसी प्रकार से विकास करते समय सहायता प्रदान की जाती है।
फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है सीखने की सीमा का विस्तार करना। फिर तीसरा यहाँ पर है असंभव कार्य को पूरा करने की क्षमता का विकास करना। फिर आवश्यकता के अनुरूप मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी क्या नीड है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अनुरूप मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए उस काम को, असंभव कार्य को करने की भी मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो उस क्षमता को विकसित करना और विकसित करने के बाद उसको प्रयोग में लेकर आना। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे कि जेडीपी के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो क्या है। जेडीपी के जो आधारभूत बिंदु हैं उनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक है जो अपनी कक्ष में बच्चों को विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाता है। लगातार जब भी वो लेखन कार्य करवाता है, सुलेख कार्य करवाता है या उत्तर पुस्तिका में कुछ लिखवाता है तो किन विराम चिन्हों का कहाँ पर प्रयोग करना है लगातार अपने जो बच्चे हैं उनको वो शिक्षक प्रशिक्षण देता है और लगातार 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, एक सप्ताह भर लगातार विराम चिन्हों के बारे में बताता है। फिर आप देखेंगे ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ जाता है जब बालक बिना शिक्षक के कहे हुए उन विराम चिन्हों का यथोचित यथास्थान प्रयोग करने लगते हैं। अर्थात उनका संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र था, जो हम सबसे पहले की बात करें सहायता का प्रदान, प्रशिक्षक ने सहायता प्रदान करी और सहायता प्रदान करते समय उन्होंने विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाया। जैसे उनको सहायता प्रदान हुई वैसे ही आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो उसको कार्य करने में कुशल हो गए, उनको अच्छा मार्गदर्शक मिला, वो उस कार्य को करने में दक्ष हो गए। फिर हम बात करते हैं बिंदु नंबर 2 की। तो बिंदु नंबर 2 में है सीखने की सीमा का विस्तार करना। संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र है, जैसे व्यक्ति प्रतिमा बना संवेदनाएं के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है, फिर सूचनाओं का एकत्रीकरण करता है, फिर उनमें से संयोजन करता है, उसका चयन करता है, चयन करने के बाद उसका कहाँ प्रयोग करना है वो देखता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीखने की क्षमताओं का विकास करना। कौन कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, कौन सी प्रतिमा है, कौन सा चिंतन है, कौन सी धारणा है, कौन सा ऐसी मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक क्रिया है जिसको वो सीखने की सीमाओं में प्रयोग कर सकता है, तो उसको विस्तारित कर सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर असंभव कार्य को पूरा करने की क्षमता का विकास करना। बहुत सारे कार्य, क्योंकि जो आपके ग्रोवस्की हैं वो कह चुके हैं, व्योगोस्की आपसे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये पूर्व में बता चुके हैं कि प्रत्येक बालक का अपना एक संभावित विकास का क्षेत्र होता है और प्रत्येक बालक उसी संभावित विकास के दायरे में रहकर अपना विकास करता है। यदि उसे कोई ना कोई कठिन कार्य करना पड़ता है तो उसे कुशल जानकार या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शक, बिना निर्देशक, बिना निर्देश, वो बिना सहायता के वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब हम बात कर रहे थे तीसरे बिंदु की कि असंभव कार्य को पूरा करने की क्षमता बिना मार्गदर्शक के द्वारा वो पूरी नहीं कर पाता, उसको विकसित भी नहीं कर पाता और उसका प्रयोग भी नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे बिंदु की कि आवश्यकता के अनुरूप उसकी क्षमता का विकास करना। प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता और प्रत्येक बालक की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहता है, लेकिन बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो संभावित क्षेत्र से परे हो जाती है। निश्चित तौर पर ही, निश्चित दायरे में रहकर ही वो उनको पूरा कर पाता है। यदि उसे ऐसा लगता है कि उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वो अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पा रहा है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो ये आधारभूत बिंदु है वो भिन्न भिन्न निर्देशों के माध्यम से उसमें ये क्षमता को विकसित करता है, जिसके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है। तो अभी हमने बात की आधारभूत बिंदुओं की। अब हम बात करेंगे ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो निहितार्थ हैं, जो उपयोगिता है या जिस तरह से वो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया की। चलिए हम बात कर रहे थे ZPD के निहितार्थ के बारे में। अब देखो,
अधिगम के सामाजिक और पारस्परिक सहयोगों के पक्षों पर जोर देना, मतलब इनकी अंतःक्रिया पर जोर देना, इस पे पारस्परिक संबंधों पर जोर देना। फिर हम कह रहे हैं कि हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए जो अध्ययन तकनीकी होती है उसके विकास पर जोर देना चाहिए या उस पर प्रबल जोर रहता है। फिर हम ये मान रहे हैं, ये व्योदगोस्की ये मानते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो संकेतात्मक होती है, अर्थात संकेतों का महत्व होता है। फिर देखेंगे, उन्होंने कहा जब भी हम अधिगम करते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम करते हैं स्पेशली, तो हमें अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, हमें अनुदेशन की आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे, अंतिम बिंदु पर आ गए हम कि बहुत सारी जो प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक सीखने की जो प्रक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को उत्पन्न करती है। चलिए अब हम जब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं डिटेल से इस बारे में कि इसके क्या निहितार्थ हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इस सिद्धांत की, व्योगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत, ZPD के समालोचनात्मक निहितार्थ की। ZPD सिद्धांत के निहितार्थ में सबसे पहले बिंदु पर आते हैं हम, अधिगम के सामाजिक और पारस्परिक सहयोग के पक्षों पर जोर देना। तो यहाँ पर व्योगोस्की कहते हैं कि चिन्ह शक्ति का विकास भाषा और संस्कृति पर आधारित होता है और संज्ञानात्मक विकास का जो आधारभूत भाग होता है वो अधिक विशेषज्ञ व्यक्ति की सहायता से किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर कहा कि क्या होता है ये सांस्कृतिक, तो उन्होंने कहा ZPD के अंतर्गत बच्चों को अधिक सक्रिय होने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो सीखने के लिए तत्पर हो, तो हम उन्हें बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के अवसर दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे, व्योगोस्की बताना चाहते हैं अपने इस सिद्धांत के माध्यम से कि ZPD एक आधारभूत केंद्रीय अवधारणा जो होती है वो संज्ञानात्मक अभियोगिता के विकास के लिए जो भाषा है वो बहुत बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी के पहले वाले पॉइंट के द्वितीय पक्ष की। और द्वितीय पक्ष में इन्होंने कहा है कि जो भाषाई कक्षा कक्ष में स्पष्ट रूप से व्यवहार या प्रयोग सांस्कृतिक सिद्धांतों को हम काम में लेते हैं, ये उपागम सामाजिक और पारस्परिक सहयोग के पक्षों पर जोर देता है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि एक अधिगमकर्ता अपने कार्य को कैसे पूरा करेगा और द्वितीय प्राप्ति की प्रक्रिया में किस प्रकार द्वितीय भाषा को सीखने के लिए वो अपना आधारभूत ढांचे का विकास करेगा। अब आते हैं हम बिंदु नंबर 2 पर, और वो है अध्ययन तकनीकी विकास। आप कह रहे हैं कि रचनावादी जो सिद्धांत को व्यवहार में क्रियान्वित करते हैं तो कहते हैं कि अध्ययन तकनीक का विकास बहुत बहुत आवश्यक है या इसको बहुत सीखने को बहुत प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जो नवाचार युक्त क्रियात्मक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम है, तो जब हम सक्रिय अधिगम के माध्यम से पठन सामग्री को निष्कर्ष रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, कुछ कमियों के बावजूद, मतलब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं इसमें, लेकिन कुछ कमियों के बावजूद भी इस तकनीक का प्रयोग हम करके अंतःक्रिया की भी हमें अनुमति, दूसरों के साथ अंतःक्रिया की भी अनुमति दे देता है। और आप देखेंगे कि दूरस्थ शिक्षा जो है या वेब आधारित पाठ्यक्रम जो है वो पूरा का पूरा इन अध्ययन तकनीकों के विकास पर ही टिका हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि सीखने को संकेतात्मक प्रक्रिया मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि निष्कर्ष रूप में व्योगोस्की बताना चाहते हैं कि निष्कर्ष रूप में ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो सीखने को संकेतात्मक क्रिया मानता है और जहाँ क्रियाओं के लिए सामाजिक माध्यम आवश्यक होते हैं। फिर देखेंगे अनुदेशन, जिसे हमने इंस्ट्रक्शन कहा है। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक कक्षा कक्ष में संज्ञानात्मक विकास के लिए अनुदेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अनुदेशन की सीमा में ही JPD के माध्यम से अधिगमकर्ता के वास्तविक विकास के स्तर से दूर होना चाहिए। हम बात करेंगे अंतिम बिंदु की। अंतिम बिंदु है हमारा कि सामाजिक अनुदेशन जो है वस्तुतः नई विस्तारित नवीन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को उत्पन्न करता है, जो कि अलग अलग कार्य करने वाले अधिगमकर्ता को वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की JPD के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नज़दीकी विकास का क्या क्षेत्र होता है, क्या अर्थ होता है, इस पर। धन्यवाद।